Good morning, students. This is Silpa Singh, and I welcome you all in this English world. Okay? तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि क्विकली हम लोगों को अपना सिलेबस कवर करना है, क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत नज़दीक है, तो बहुत डीप में नहीं जा करके शॉर्ट में अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो पहले हम चलते हैं अपने लिटरेचर सेक्शन को लेकर के। ये हमारा रेनबो पार्ट 2 है। 11th की जो बुक है वो रेनबो पार्ट 1 है और 12th की जो बुक है वो रेनबो पार्ट 2 है। ये जो बुक है हमारा वो 2 भाग में बटा हुआ है, पहला प्रोज सेक्शन और दूसरा पोइट्री सेक्शन। ओके, तो प्रोज में जो है वो हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं एंड पोइट्री में हमारे पास 10 चैप्टर पढ़ने हैं इस सिलेबस में। तो हम आज दोनों ही सेक्शन से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। प्रोज से पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड पोइट्री से पढ़ेंगे हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोज सेक्शन को, और प्रोज सेक्शन में हमारा चैप्टर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसके जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे इससे भी आते हैं। हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर मीन्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हु डजंट नो अबाउट गांधी जी? गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, ही इज ऑल्सो नोन एज बापू जी। तो पहले हम जान लें कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और ये क्या क्या किए, इनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारा चीज जो हमारा एग्जाम में आता है उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ, जो कि गुजरात में है। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। ये 1915 से टिल डेथ 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स में अपना एक अहम भूमिका निभाया इन्होंने। ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसी के मार्ग पे चलने को दुनिया को कहा इन्होंने। अब हम आते हैं इनकी एक जीवनी है अपनी, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, जिनकी जो जीवनी है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो अपनी जीवनी को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जो हम खुद से लिखते हैं, और जो हमारी जीवनी के बारे में कोई और लिखता है उसे कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो पहले ये जाने व्हाट इज सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज कल्चर। जैसा कि हमारा शरीर और आत्मा का जो संबंध है, वैसे ही सिविलाइजेशन एंड कल्चर का संबंध है। जैसा कि फूल का संबंध गंध से है, उसी तरीके का संबंध सिविलाइजेशन का कल्चर से है। सो ये जो एशे है जो महात्मा गांधी द्वारा रचित है, इसमें उन्होंने द साउंड फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन को डिस्कस किया है, यानी कि हमारी सभ्यता है वो कैसे बनी। इट इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। In this present story, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time. And he also talks about the Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, which cannot match the Indian civilization. अब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे, और हमारा जो चैप्टर है, ये जो एसे है, इसमें 24 पैराग्राफ्स है। तो इसको हम पॉइंट वाइज सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, in this first para, Gandhiji says, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. हमारी जो सभ्यता है वो किसी के द्वारा हराई नहीं जा सकती। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. यानी ये जो पूर्वज हमें देकर गए हैं विरासत में हमारी सभ्यता को, इसकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता। गांधी जी कहते हैं जब हम बात करते हैं ग्रीस की, रोम की, मिस्र की, तो सबकी अपनी सभ्यता है, लेकिन इन सबकी सभ्यता जो है वो अब एक लेख मात्र रह गया है। इनकी सभ्यता जो है वो विलुप्त हो चुकी है, जिसका कि फॉलो जापान एंड चाइना करते हैं। जब हम बात करें जापान की, तो वो वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते हैं, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो रहते हैं, और चाइना की तो बात ही अलग है। यानी कि ये सारे जो सभ्यता है वो अपने अस्तित्व को खो चुके हैं, जिसकी वजह से उनका जो सभ्यता है वो विलुप्त हो चुकी है। और यही कारण है कि आज हमारी सभ्यता जो है वो सर्वोपरि है, क्योंकि हम किसी और को फॉलो नहीं करते और हम अपनी सभ्यता को कायम रखे हैं। गांधी जी ऑल्सो सेज दैट
The Western people thinks about Indians that they are so uncivilized, stupid and ignorant that changing is not possible. मीन्स हम भारतीय जो है ना वो बहुत मूर्ख है, असभ्य है और किसी और की सभ्यता को अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। गांधी जी का कहना है कि हम किसी और की सभ्यता को अपनाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो पूर्वजों के द्वारा दी गई जो सभ्यता है वो उत्तम और सर्वोपरि है। ये जो सभ्यता है वो हमें हमारे कर्तव्यों का, हमारे मोरालिटी का और हमारी परफॉर्मेंस का ख्याल रखती है। मीन्स ये अडॉप्ट करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित करती है। गांधी जी कंपेयर्स अस फ्रॉम बर्ड्स। ही सेज दैट a man is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remain unsatisfied. गांधी जी हमारी तुलना एक पक्षी से की है और वो कहते हैं कि जैसे पक्षी अपने दानों के लिए इधर उधर भटक रही होती है और उसे और की तलाश होती है, ठीक उस तरह हमारी नेचर है, यानी हम मनुष्यों की नेचर है। हम जितना पाते हैं उतने में संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारी जो मानसिक संतुष्टि है वो उससे नहीं मिल पाती है और पाने की लालसा होती है जो हमें हमेशा नाखुश रखती है। A man is not happy because he is rich and not unhappy because he is poor. मतलब कि एक मनुष्य जो अमीर है वो हमेशा खुश नहीं हो सकता है और जो गरीब व्यक्ति है वो हमेशा नाखुश नहीं हो सकता है। मतलब ये कि हमारे पास पैसे, धन, दौलत, समृद्धि हमें हमेशा खुश नहीं रख सकती है। उसकी चिंताएं हमें बनी रहती है कि कैसे इसे और बढ़ाया जाए, कैसे इसे हम और ऐड करें और अच्छी और उच्चतम स्तर पर पहुंचे। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है और हम सोचते हैं कैसे हम इसके उच्चतम स्तर पर पहुंचे। लेकिन एक पूर्ण व्यक्ति जो है वो समझता है कि हमारे पास इतने ही संसाधन है और इसी में हमें रहना है, तो अपनी जिज्ञासाओं के अनुसार वो अपने कार्यों को करता है और उसी में वो खुश रहता है। सो गांधी जी टेल्स अस दैट वी शुड कीप फेथ on our hands and on our feet. That will give us the real contentment. Again, he compares the life of city and the life of village. He says that the life of village is far better than the city because in villages there is peace and prosperity. People are happy with their own values and morality. मतलब कि गाँवों में सुख है, समृद्धि है, शांति है, लोगों के अंदर सहयोग करने की भावना है, जबकि शहरों में क्या है? रॉबरी है, प्रोस्टिट्यूशन है, क्राइम है, करप्शन है, जिसकी वजह से पीपल वहां रहने से अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं। वो वहां डरे होते हैं क्योंकि हर एक पुअर व्यक्ति वहां रॉब्ड हो जाता है। पीपल वहां पे सेटिस्फाइड नहीं है, वो वहां रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन जगह से वो डरे हुए होते हैं। गांधी जी सेज दैट द किंग एंड देयर स्वॉर्ड are inferior to the sword of ethics. मीन्स गांधी जी का कहना है कि हमारे यहाँ जो इन्वेडर्स और राजा महाराजा थे जिनके पास तलवार, अस्त्र, शस्त्र हुआ करते थे, वो हमारे नैतिक शास्त्रों से, नैतिक शस्त्रों से टक्कर नहीं ले पाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी तलवार वो कार्य नहीं कर सकती जो हमारे नैतिक मूल्य, नैतिक शस्त्र करते। गांधी जी सेज दैट आई एम नॉट अ हेटर ऑफ वेस्ट। मतलब कि हम पश्चिमी सभ्यता के विरोधी नहीं हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज का जो सिचुएशन है ना, कोविड हम एक बड़ा लेसन दे गया है कि पैसा होने के बावजूद भी हम अपनी ज़िंदगी को नहीं बचा पा रहे हैं। यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए, एक हैप्पी लाइफ बिताने के लिए सब चीज़ पैसा नहीं होता है। हमें अपने मॉरल इथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं। हमारी वो सभ्यता जो है हमें अपने अंदर बांध के रखती है, संस्कृति जो है उसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को बचाने में कामयाब होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े पूंजीवादी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आज वेंटिलेटर पे हैं और अपनी ज़िंदगी की दुआ कर रहे हैं। क्या उनकी पैसा उन्हें बचा रही है? क्या उनकी लग्जरीज लाइफ उनको बचा रहे हैं? नहीं। वो अगर उन्हें दिया जाए पैसा और ज़िंदगी तो पहले ज़िंदगी को चुनेंगे, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो हम बहुत ही पैसा कमा लेंगे, लेकिन हमारी जब ज़िंदगी ही चली जाएगी तो हम बिल्कुल पंगु लाचार हो जाएंगे। जैसे कि आज हमारी मेटेरियलिस्टिक दुनिया हमें पंगु और लाचार बना रही है। हम मशीनों की तरफ इस तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम अपने आप को भूल जा रहे हैं कि हमारी कुछ फिजिकल नीड्स भी हैं, हमारे कुछ फिजिकल वर्क भी हैं। अगर हम कहते हैं कि वी आर द पीपल हु हेल्प आवर कंट्री
and we will serve our country. How can it is possible? Is it possible by the muscles? No. It is possible only by your willpower, only by your dedication, devotion, and your physical activities. Only by your physical activities. हम अपने मेटेरियलिस्टिक दुनिया में इस तरह रम चुके हैं कि इन चीजों को हम भूल रहे हैं, जिससे कि हमारी जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय हो चुकी है. So Gandhi says that the modern civilization is the worship of materialistic world, and our civilization means the old civilization and ancient civilization restrict upon it. यानी कि हमारी जो सभ्यता है, पुरानी जो सभ्यता है, वो इसे नहीं मानती है. वो हमारी इच्छाओं को दबाने तो नहीं बोलती, लेकिन इतना भी ऊंचा रखने नहीं बोलती जिससे कि हम परेशानी में पड़ सकें. Gandhi ji says that the distinguishing characteristic of modern civilization is that the multiplicity of human wants, and ancient civilization is the restriction upon it. Means गांधी जी कहते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो लग्जरीज को अवॉइड करने कहती है. यानी कि हम अपनी वांट्स को, हम अपनी चाहतों को, हम अपनी इच्छाओं को जाहिर रखें, अपनी इच्छाओं को कायम रखें, लेकिन एक लिमिट में, एक हद में, ताकि हम अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर सकें. गांधी सेज दैट इफ वी टेक दिस टाइप ऑफ लग्जरीज, आवर लाइफ विल बी इन डेंजर. We will be in danger zone. Undoubtedly, when we talk about the West, they had done and they are doing also very important and great discoveries. Really, it is beneficial for our country and for their country also. But after all, Gandhiji says that there is something new, wonder in Hinduism, so that our civilization is growing so fastly and it is still continued. Gandhiji compares Indian civilization to the civilization of Egypt, Persian, Babylon. He says that where is Greece? Where is Rome? सबकी अपनी सभ्यता थी. कहाँ गई वो ग्रीस की सभ्यता? कहाँ गया वो रोम की सभ्यता? सभ्यताएं हैं वो बहुत बड़ी सभ्यता थी, लेकिन आज के समय में ये सारी सभ्यताएं जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं. इनका कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा. Can you find today the Italy of Kibon, or rather the ancient Rome? For Rome was Italy. So, true, there were dung heaps only. तो वो सारी सभ्यताएं जो हैं वो आज के समय में अनयूज्ड ढेर के रूप में रह गया है. The most important para of this chapter is that our civilization, our culture and our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial. ये सभ्यता है और संस्कृति है वो हमारी इच्छाओं और चाहतों की बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि स्वावलंबित होने की बढ़ावा देती है. Now lastly, Gandhiji says, civilization is the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. So lastly, पूरे स्टोरी को 2 लाइन में हम ये कह सकते हैं कि जो गांधी जी का अनुभव है ना अपनी सभ्यता को लेकर के, वो ये है कि हम अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई सभ्यता को अगर कायम रखेंगे तो दुनिया में बहुत आगे बढ़ेंगे, और अगर हम पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करेंगे तो ये सभ्यता हमें पंगु लाचार बना देगी, और हम अपनी मोरल वैल्यूज को, हम अपने इथिक्स को, हम अपने नैतिक कर्तव्य को भूल जाएंगे, जिससे कि हमारा जो अस्तित्व देश विदेशों में है वो खत्म हो जाएगी. क्योंकि इन ओल्ड टाइम्स इंडिया वाज कॉल्ड एज अ गोल्डन बर्ड. व्हाई? by dint of this type of civilization, culture and the moral ethics. So we should continue this in future. इस तरीके से ये रहा हमारा शॉर्ट समरी, यानी कि ये हमारी थोड़ी सारांश हुई. अब हम थोड़ा सा निगाह दौड़ाएंगे अपने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं. बीच के बुक के 2 लाइन या पैरा का 2 लाइन दे दिया होता है और उसे डिस्क्राइब करना होता है कि फ्रॉम विच chapter this line has been taken and who has written this line and what is the theme of this line. Okay, तो
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को। पैरा नंबर 1 है जो वो आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये डिस्कस किया गया है कि आपकी जो सभ्यता है वो अनबीटेबल है, ये हम एंसेस्टर के द्वारा पाए हैं और ये हमारी सभ्यता जो है वो औरों की सभ्यता से कैसे अलग है, तो ये इंपॉर्टेंट पैरा है। अगला पैरा है आपका 3, जिसमें कि सिविलाइजेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, विच टाइप ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया हैज। तो अगला इंपॉर्टेंट पैरा है वो पैरा नंबर 5, जिसमें कि गांधी जी ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि मैन इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्क्राइब करने के लिए आता है। इसी में आगे चलते हुए चलेंगे तो पैरा नंबर इसी में आगे चलते हुए चलेंगे तो हम पाएंगे पैरा नंबर 13। इसमें डिफरेंस किया गया है मॉडर्न सिविलाइजेशन को और एंशियंट सिविलाइजेशन को। ठीक है, पैरा नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो हम बीच में बोल चुके थे 20 नंबर पैरा, तो पैरा नंबर 20 क्या है? आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल। उसी के जस्ट नीचे 21 पैराग्राफ है, जो 21 पैरा जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से 23rd एंड 24th भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे पैराग्राफ्स को एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये सारे पैराग्राफ्स एग्जाम में डिस्क्राइब करने को आ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मतलब बुक में दिए हुए हैं, उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो कि इस किताब से संबंधित है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब हम लोग चलते हैं अपने पोइट्री सेक्शन पे। इसका पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओ मेरे प्रियतमा, मैं तुझसे दूर नहीं जा रहा। इसके कंपोजर जो है वो है जॉन डन। हम स्टोरी लिखने वालों को राइटर कहते हैं, एडिटर कहते हैं, लेकिन पोयम लिखने वाले को पोएट और कंपोजर कहते हैं। पोयम लिखने वालों को राइटर और एडिटर नहीं कह सकते, उन्हें कंपोजर कहते हैं, क्योंकि वो कंपोज करते हैं, कविताएं गढ़ते हैं। ठीक है, तो जॉन डन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को लिखा है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो हो सकता है हु इज द कंपोजर ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, या फिर हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, या फिर विच टाइप ऑफ पोएम, या विच पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन डन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिज लाइफ। तो जॉन डन का जो जन्म हुआ था वो 22 जनवरी 1572 में लंदन में हुआ था। ओके, जो कि अभी यूके में है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 31 मार्च 1631 को हुई थी। ठीक है, जॉन डन was known as a metaphysical poet. Why? Because he had given a new kind of lyrical and satirical verse to the poetry. Okay? And he is also known as love poet. Why? Because his mostly poems were related to love. उनकी बहुत सारी जो कविताएं थी वो प्यार से संबंधित थी, और उसमें अपने प्यार को इन्होंने जाहिर किया है, तो इन्हें लव पोएट भी कहा जाता है। He was a poet, a scholar, soldier and secretary also. ये बेसिकली सॉन्ग एंड सोनेट्स, एलेजिस एंड सटायर्स के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो प्रेजेंट पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें भी उन्होंने अपनी प्रियतमा के बारे में कुछ कहा है, तो वो हम पैराग्राफ वाइज डिस्कस करेंगे। He was born in prosperous Roman Catholic family. At that time, England was anti-Catholic. So, when he went to study in Oxford University, he was forced to leave that. So, वो वहाँ से बिना डिग्री कंप्लीट किए निकाल दिए गए। बाद में वो लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई की है। तो इस पोएम के माध्यम से कवि अपने डिपार्चर यानी प्रियतमा से विलगांव की बातें कही हैं। और ये पोएम जो है वो 5 स्टैंजा में डिवाइडेड है, और ईच स्टैंजा कंटेन्स 8 लाइन्स, मींस टोटल 40 लाइन्स की ये कविता है। तो हम लोग स्टैंजा वाइज इसका डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट देखेंगे। ओके।
तो हम लोग स्टैंजाज वाइज इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। Sweetest love, I do not go for weariness of thee। ओ मेरी प्रियतमा, मैं तुझसे दूर नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुझसे थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ। कवि को अपनी प्रियतमा से थोड़े दिनों के लिए अलग होना पड़ रहा है, तो अपनी प्रियतमा को ढाढ़स बंधा रहे हैं कि मैं तुझसे दूर नहीं जा रहा, मैं थोड़े पल के लिए अलग जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई काम है, और तुम ये नहीं सोचना कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, मैं तुझसे थक चुका हूँ। Nor in the hope the world can show a fitter love for me। और कभी ये भी ढाढ़स बनाते हैं कि इस उम्मीद में भी मत रहना कि दुनिया जो है वो तुझसे बेहतर प्यार मुझसे करेगी, या तुझसे बेहतर प्यार करने वाली इस दुनिया मुझे मिल जाएगी। But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus my fant death to die। मीन्स की ये मजाक ही समझ लो मेरा। अगर मुझे हमेशा के लिए जाना भी पड़ जाए तो ये जो अभी लम्हा गुजरेगा मेरे बिना, इससे तुम्हें हमारे बिना रहने की आदत पड़ जाएगी, और तुम मेरी ख्यालों को अपने दिमागों में, अपने दिलों में संजो कर रखना, जिससे कि अपनी पूरी जिंदगी तो बिता सको। ये मेरी मजाक है, इससे तुम एक लेशन लेना। तो इस पूरे संजा का मतलब ये है कि कवि कहना चाहते हैं कि वो मेरी प्रियतमा, मैं तुझसे उबा नहीं हूँ, तुझसे मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे काम आन पड़ी हैं जैसे कि मुझे कहीं जाना है, तो तुम मेरी उन यादों के सहारे कुछ पल बिता लेना, क्योंकि बाद में अगर हमेशा के लिए मुझे जाना पड़े तो तुम्हें इतनी पीड़ा ना हो, ठीक है। नाउ वी कम टू द अनदर स्टैंजा। Yesterday night the sunny went hence and yet is here today। जैसा कि देखो, कवि कहते हैं अपनी प्रियतमा से, ओ मेरी प्रियतमा तुम देखो कैसे कल की रात सूर्य चला गया था और आज वापस सुबह में फिर दिख रहा है। He had no desire nor sense nor half so short away। कवि कहता है कि सूर्य के पास ना ही तो कोई डिजायर है, ना ही कोई सेंस है, ना ही उसे अपनी यात्रा को शॉर्ट करने की कोई तरीका मालूम है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं, ना ही तो उसके विलब्ध है, ना ही उसका कोई आने का उद्देश्य है, ना ही जाने का उद्देश्य है। वो अपनी एक्टिविटी मात्र के लिए जाता है और आता है, लेकिन मेरे पास उद्देश्य मात्र के लिए तुम ही हो। Then fear not me, but believe that I shall make speedier journey since I take more wings and spurs than he। तो तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे पास तो तुम हो, मेरी इच्छाएं तेरे लिए खिंचलाती हैं, तो मैं आज तक जितनी जर्नी कर चुका हूँ उन सबों में मेरी ये स्पीडियर जर्नी होगी, क्योंकि मेरे अंदर तेरे पास आने की एक लालसा होगी, एक इच्छा होगी, एक जिज्ञासा होगी। मेरे पास सूर्य से भी ज्यादा तेज चलने वाली पंख और डैने होंगी, जिससे मैं तेरे पास बहुत कम समय में पहुंच जाऊंगा। तो इस सेकंड स्टैंजा में कवि अपने आप को कंपेयर करता है सूर्य से, और अपनी प्रियतमा को बताता है कि देखो उस सूर्य को देखो जो कल रात गया, आज सुबह फिर वापस आ गया। जब वो बिना कोई डिजायर का, बिना कोई सेंस का अपनी जर्नी वो कंटिन्यू कर सकता है, तो फिर मेरे लिए तो तुम ही हो, मेरी डिजायर भी तुम ही हो, मेरी लाइफ का मोटो भी तुम ही हो। तो मैं तो उससे ज्यादा अधिक स्पीडियर जर्नी करूंगा और तेरे पास बस कुछ क्षणों में ही वापस आ जाऊंगा। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड स्टैंजा, दैट इज Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य कितना कमजोर है। जब उसका भाग्य अच्छा होता है, जब उसका समय अच्छा चल रहा होता है, तो वो उसी में मग्न हो जाता है, उन्हीं खुशियों में व्यस्त हो जाता है, और अपनी आने वाली खुशियों के बारे में जरा सा भी नहीं सोच पाता है, और जो बिता दिया लम्हा उसको भी वो याद नहीं कर पाता है। वो प्रेजेंट की लाइफ में, प्रेजेंट की हैप्पीनेस में इस तरह मग्न हो जाता है कि उस सारी चीजों को भूल जाता है। बट कम बैक चांस and we join to it our strength and we teach it art and length, it shall ours us to advance। कवि कहते हैं कि लेकिन जब उसका दुर्भाग्य वाला समय आता है, जब उसकी इल डेज आते हैं,
जब उसके बुरे दिन आते हैं तो वो इस तरह झेल जाता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को देख भी नहीं पाता है और उन्हीं बुरे पल को याद करते हुए आने वाले हर एक लम्हे को खराब करते जाता है। मीन्स अपने बुरे पल के थ्रू, अपने बुरे समय के द्वारा अपने आने वाले समय को भी खराब कर लेता है। यानी कि इस थर्ड एसेंजा में कवि कहना चाहता है कि मनुष्य जो है वो अपनी खुशियों में ऐसा रम जाता है कि अपनी आने वाली लाइफ की खुशी को बरकरार रखने के लिए वो कोई और वर्क एंड एक्टिविटीज नहीं करता, लेकिन जब उसके समय खराब हो जाते हैं तो उस खराब समय को बस याद करते रह जाता है और उन खुशी वाले पल को भूल जाता है, जिससे कि उसकी जो दुख है और दोगुनी और चौगुनी हो जाती है। ठीक, नाउ वी कम टू द फोर्थ स्टैंजा, दैट इज when thou sighest not wind but sighest my soul away। जब तुम आहें भरती हो ना तो वो तेरी आह के रूप में हवा नहीं निकलती है, वो मेरे रूह निकलते हैं। ठीक है, when thou weepest unkindly kind my life's blood decay। यानी कि जब तुम रोती हो तो तुम्हारे आंसू नहीं गिरते हैं, उससे वो मेरे शरीर का खून होता है जो तेरी आंखों के द्वारा निकलता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता क्या, दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, कि जैसा तुम मुझे कहती हो उतना तुम मुझे प्यार करती हो। कभी कहते हैं कि तुम जितना कहती हो मुझसे प्यार करती हो उतना तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार कर रही होती तो तुम मेरे बारे में सोचती, क्योंकि तेरे दिल में, तेरे रूह में मेरी वास है और तुम जब अपने दिल को, रूह को चोट पहुंचाती हो तो मुझे चोट पहुंचती है। ठीक है, इफ इन thine my life thou waste thou art the best of me। कभी कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो तो समझो तुम अपनी लाइफ नहीं बल्कि मेरी लाइफ को बर्बाद कर रही हो, क्योंकि मैंने अपने सारे समय, मैंने सारी जिंदगी तेरे नाम कर दिया है, तो तुम्हें मेरे बारे में जरा भी सोचना चाहिए। तो इस संज्ञा का सारांश ये है कि कवि कहना चाहते हैं कि तुम अगर मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो, तुम अगर मेरे बारे में ज़्यादा सोचती हो, अगर तेरा प्यार मेरे लिए है तो तुम्हें अपने शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, तुम्हें इतना नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि तेरे टूटने से मैं टूट जाता हूँ। मतलब देखिए कवि कितना प्यार करते हैं अपनी प्रेमिका से। मीन्स वो नहीं चाहते हैं कि वो जरा भी रोए, जरा भी सिसके और जरा भी तकलीफ उसे हो। Let not thy divining heart forethink me any ill, destiny may take thy part and may thy fears fulfill। कवि लास्टली ये कहते हैं, अपने प्रियतमा को समझाते हैं कि कभी भी मेरे बारे में बुरे ख्यालात मत लाना, क्योंकि अगर तुम कुछ बुरा सोचोगी, कुछ अनहोनी के बारे में सोचोगी और हो ना हो भगवान कहीं वो अनहोनी पूरा ना कर दे, वो सारी मिसफॉर्चून्स मेरे साथ हो ना जाए, इसलिए कभी भी तुम मेरे मिसफॉर्चून के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि कभी वो अगर पूरा हो गया तो हम दोनों जो इस तरीके से रोमांटिक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। बट थिंक दैट वी आर बट turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted we। कभी कहते हैं लेकिन सोचो, बट थिंक दैट वी, सोचो कि अगर हम लोग, तुम ये सोचो कि हम लोग अलग नहीं हुए हैं, बस करवटें बदल लिए हैं। जैसे कि हम सोते हैं तो एक दूसरे का अपोजिट जो करवट होती है, हमने करवटें बदल ली है, क्योंकि एक प्यार करने वाला, एक सच्चा प्यार करने वाला कभी अलग नहीं होता है। उसके तन अलग हो जाते हैं लेकिन उनकी रूह जो होती है वो एक होती है। तो ये लास्ट संज्ञा का सारांश है कि कभी कहना चाहते हैं कि वो मेरी प्रियतमा, तुम कभी भी मेरे बारे में बुरे ख्यालात मत लाना, क्योंकि अगर कभी भविष्य में ये पूरी हो गई तो हम अलग हो जाएंगे। देखिए कितना प्यार करते हैं कवि अपनी प्रेमिका से, अपनी विलव से, अपनी वाइफ से, जिनका नाम मैंने तो बताया नहीं था। ये जिनकी जो प्रियतमा है, इनकी जो विलव्ड है ना, उनका नाम है एनी मोर। कवि इतना प्यार करते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरी प्रियतमा को मेरे लेकर के कोई भी कष्ट ना पहुंचे, वो मेरे बारे में भी ना सोचे, क्योंकि मेरे सोचने से अगर उसको कष्ट पहुंचती है तो वो कष्ट मेरी है। ठीक है,
तो इस तरीके से मेरा ये इन शॉर्ट ये पसंजा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। बुक में तो जो क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करेंगे ही, क्योंकि मैंने जो पढ़ा दिया उससे रिलेटेड आप अपना ट्राई करेंगे आंसर देने का। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगी, दैट इज, हाँ, तो क्वेश्चन ये है, Why does the poet want to pass away from his beloved? कवि क्यों चाहता है अपने beloved से दूर जाना? तो in reality he doesn't want to go away from his beloved, but he has some work so that he has to go. It is his need of the time and it is his compulsion. Okay? Now second question. In what way will the lovers remain united? कैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से एकजुट और बंधे रहते हैं? तो इसका आंसर होगा द रियल लव विच बाउंडेड देम कैन नॉट मेक देम अपार्ट। मीन्स वो जो सच्चा प्यार है वही उन्हें यूनाइटेड कर रखता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल? क्या ऐसा चीज है जो मनुष्य को कमजोर कर देता है? तो अभी हम डिस्कस किए थे ना कि मैंस पावर फीबल कैसे होता है? तो वैसे होता है, तो वो यूं होता है कि अगर हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, हम अगर खुशहाली पूर्वक लाइफ बिता रहे होते हैं, तो अब हम अपने आने वाले समय को कैसे खुशहाल करें इसके बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हीं समय में रम जाते हैं। और जब हमारे बुरे समय आते हैं तो हम इस पर डर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सूर्य के पास नहीं है? यानी कभी कहता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास है और सूर्य के पास नहीं है। अभी डिस्कस किया था ना, द सन हैज नॉट डिजायर नॉर सेंस एंड नॉट अ बिलव्ड आल्सो। मींस सूर्य के पास क्या क्या नहीं है? ना ही तो डिजायर है, ना ही सेंस है, और कोई बिलव्ड भी नहीं है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर? कैसे उनकी प्रेमिका का आहें भरना और रोना कवि को परेशान करता है, अफेक्ट करता है। तो कवि ये भी कहे थे ना, इफ यू साइस्ट दैट साइस्ट माई साउल अवे एंड इफ यू विपिस माई लाइफ्स ब्लड टिकेज। यानी कि जब तुम आहें भरती हो तो मेरी रूह निकलती है, और जब तुम रोती हो तो मेरे शरीर के खून निकलते हैं। तो इस तरीके से उनकी प्रेमिका का रोना और आहें भरना कवि को प्रभावित करता है। तो इन शॉर्ट ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको आप डन करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना भूल गए कि जो पोयम है इसमें हाइपरबोल का यूज हुआ है। आप फिगर ऑफ स्पीच जानते होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस पोयम सो जस्ट लव आई डू नॉट गो। तो वहां पे हाइपरबोल हुआ है, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। जैसे कि कवि ने बढ़ाया है कि अगर मेरी प्रेमिका रोती है तो मेरा खून निकलता है, और आहें भरती है तो मेरा रूह निकलता है। और कवि ने यह भी कहा है कि मैं सूर्य से भी स्पीडियर जर्नी करूंगा। सोचो कितना बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने बातों को रखा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है। अगर आपको अभी तक में कोई भी पॉइंट रह गया हो, कुछ भी ऐसा हो जो सॉल्व नहीं हो सका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और हमारी आने वाली वीडियोज के लिए इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरी हर वीडियोस आप तक पहुंचे और आप इसका फायदा ले सकें। ठीक है। थैंक यू। बाय।